सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज अपना प्रश्नों की सीरीज में जो रिट मेन एग्जाम उसके लिए आज अपना टॉपिक जो है वो है मिश्रण यानी मिक्सर। मिक्सर यानी मिश्रण टॉपिक है मिश्रण। और मिश्रण से संबंधित हम कुछ इसमें क्वेश्चन करेंगे आज जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चनों में हम चर्चा करेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले मिश्रण में कि पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण का सही घटता क्रम है। सही घटता क्रम है तो घटता क्रम कौन सा है? पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण। अब आपको पता है सबसे अधिक आकर्षण किस में होता है? ठोस सॉलिड, यानी उनके पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं। उससे कम लिक्विड थोड़े से दूर होते हैं, गैस में सबसे दूर। तो सबसे अधिक अट्रैक्शन किस में होगा? ठोस में। उससे कम लिक्विड में, और उससे कम किस में होगा? गैस में। तो घटता हुआ क्रम लिखा है, घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो सबसे अधिक ठोस, उससे कम द्रव्य, और उससे कम किस में होगा? गैस में होगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पहला। पहला उत्तर सही है इसमें। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है कि कमरे के ताप पर अवयवी कणों के मध्य, कमरे के ताप पर अवयवी कणों के मध्य की दूरी सर्वाधिक होगी। अब अवयवी कण जिनसे कंपोनेंट बना है उनमें कमरे के ताप पर सबसे अधिक दूरी किन कणों के बीच होगी? कार्बन में, मरकरी में, ऑक्सीजन में, सभी में। तो किस में होगी? किन के कणों के बीच दूरी होगी? गैस में होती है। और गैस कौन सी है? ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में अणुओं या कणों के बीच में दूरी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि बीच में लगने वाला आकर्षण का मान ज्यादा, ये कम होता है इसलिए दूर दूर रहते हैं। दूर दूर रहेंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा होगी ऑक्सीजन में। इसके बाद देखो अगला, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, यानी सब्लिमेशन। मतलब सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी किसमें होती है? ऊर्ध्वपातन। और सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? यानी ऐसे सब्सटेंस यानी पदार्थ जिनको गर्म करने पर डायरेक्ट ठोस से क्या है? गैस में कन्वर्ट हो जाएं, बदल जाएं। और वापस अगर ठंडा करें तो सीधा ही क्या है? गैस से क्या बना दें? वो ठोस बना दें। बीच में लिक्विड स्टेट ना आए, द्रव अवस्था ना हो। और ये प्रॉपर्टी किसमें होती है? इसके लिए आप दो चार मेन मेन एग्जांपल याद रखो। कौन कौन से? देखो, नौशादर में, नेप्थलीन में, बेंजोइक अम्ल हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से कपूर वगैरह हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। ठोस आयोडीन है, उसके अंदर ये गुण पाया जाता है। तो यानी इसमें नमक में नहीं होता, शक्कर में नहीं होता, बर्फ में नहीं होता। किस में होता है? नौशादर में क्या है? ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, यानी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं नौशादर। इसके अंदर ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, आप ध्यान रखें। इसके बाद देखो अगला पॉइंट। अगले में क्या है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शोधन ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा करते हैं? मतलब जिसमें ऊर्ध्वपातन की प्रॉपर्टी होगी उसी का शोधन किससे करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि से करेंगे। नाइट्रोबेंजीन नहीं, नाइट्रोबेंजीन नहीं है। इथर, इथर के अंदर ऊर्ध्वपातन गुण नहीं होता। एल्कोहल में नहीं होता। ये क्या है? नेफ्थलीन। क्या है ये? नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन में क्या है? ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर की इसमें क्या हो जाएगा? नेफ्थलीन में ऊर्ध्वपातन वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न। ए कार्बनिक मिश्रण में चार अवयव हैं, ए बी सी और डी है, उपस्थित हैं। एक विलायक में इनका विलेयता का क्रम यानी घुलने का क्रम ए, यानी सबसे अधिक ए घुलता है, उससे कम बी, और उससे कम सी, और उससे कम डी। ये क्रम दे रखा है। और इस विलायक में क्रिस्टलन पर कौन सा यौगिक सबसे पहले यानी सबसे जल्दी, सबसे जल्दी, सबसे अधिक क्रिस्टलीकृत होगा? यानी जो सबसे पहले क्रिस्टलीकृत कौन सा होगा? अब याद रखना है, जिस विलायक में जो विलेय पदार्थ ज्यादा घुलता है ना, उसके क्रिस्टल सबसे लास्ट में बनते हैं, सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा वो। और जिसके घुलने की क्षमता कम होना, वो जल्दी क्या है? क्रिस्टल के रूप में जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो जिसमें विलायक के साथ घुलने की क्षमता सबसे अधिक किसमें है? एक ही है, ये सबसे लास्ट में निकलेगा। इसके क्रिस्टल सबसे लास्ट में बनेंगे। और सबसे पहले किसके बनेंगे? डी के बनेंगे। तो सबसे पहले डी निकलेगा, उसके बाद सी निकलेगा, उसके बाद बी के क्रिस्टल बनेंगे, उसके बाद ए के बनेंगे क्रिस्टल। सर्वाधिक क्रिस्टलीकृत कौन सा होगा इसमें? डी वाला। तो डी वाला सबसे अधिक क्या होगा इसमें? क्रिस्टलीकृत हो जाएगा डी वाला। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है?
एनिलीन व जल में अविलय, जबकि एनिलीन जल में अविलय, जबकि भाप में क्या होता है, वाष्पशील है। इसके शोधन की विधि कौन सी है? एनिलीन जो है ना, ये जल के अंदर तो अविलय है, लेकिन भाप के अंदर इसको घोल के क्या इसको अलग करते हैं। इसके इसको अलग करने वाली विधि कौन सी है? इसके लिए काम में लेते हैं क्या, भाप आसवन। क्या काम में लेंगे इसके लिए? भाप आसवन। तो साधारण आसवन नहीं है, प्रबाजी भी नहीं है, भाप आसवन, भाप आसवन। और कम दाब पर आसवन तो कौन सा है? भाप आसवन की सहायता से क्या एनिलीन है, इसको क्या है, भाप में क्या करेंगे, इसको वाष्प बना के और इसको अलग करेंगे। तो वाष्पशील करके भाप में और इसको अलग करेंगे, भाप आसवन यानी वेपर डिस्टिलेशन के द्वारा इनको अलग करेंगे। फिर देखो अगला प्रश्न, ग्लिसरॉल अपने क्वथनांक 551 केल्विन पर अपघटित हो जाता है, इसका आसवन करने की विधि है। अब देखो ग्लिसरॉल जो है ना, अगर इसको गर्म करें, अब आपको पता है गर्म करके वाष्प बनाएंगे तो क्वथनांक ताप पर ये वाष्पीकृत होता है। और ये कहते हैं कि इसका क्वथनांक का मान 571 केल्विन ताप है, लेकिन गर्म करेंगे ना 571 केल्विन ताप पर क्या ये विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा। तो हमें जो ग्लिसरॉल मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा, ग्लिसरॉल मिलेगा नहीं। तो क्या करें, इसको अलग करने के लिए इसकी वाष्प बनानी जरूरी है। तो क्या करेंगे, इसको क्वथनांक ताप से कम ताप पर इसकी वाष्प बनानी पड़ेगी ताकि अपघटित नहीं हो। और क्वथनांक इसका कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, फिर वाष्प दाब का मान क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यानी दाब का मान कम करना पड़ेगा। और दाब का मान कम करने के लिए विधि कौन सी है, इसको करते हैं कम दाब पर आसवन। तो दाब कम करके क्वथनांक के मान को घटाते हैं, घटा के 571 केल्विन से कम ताप पर इसको वाष्पित करके अलग करते हैं। तो यानी कम दाब पर इसका क्या करेंगे, आसवन करेंगे। तो साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, भापी आसवन और कम दाब पर आसवन। तो कौन सा होगा, कम दाब पर आसवन की सहायता से क्या इनको अलग करते हैं। जिनके क्वथनांक ताप पर जो पदार्थ विघटित होते हैं ना, कोई भी हो जो अपने क्वथनांक ताप पर कहते टूट रहा है, अब बताओ कैसे अलग करेंगे। तो इसके लिए कम दाब पर आसवन विधि काम में ली जाती है। अगला देखें, अगले में क्या है, नमक जल में घुला है, नमक जल में घुला है, इसे पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि है या उपयुक्त विधि है, यानी सही विधि कौन सी है। तो अगर नमक को पानी में घोल रखा है और उस नमक को जल से अलग करना है तो इसके लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं। तो समुद्री जल जो है ना उससे नमक अलग करना हो, या झीलों के नमक उसको अलग करना हो तो क्या करते हैं, उसको क्यारियों में भर देते हैं और छोड़ देते हैं, जिससे क्या है सूर्य के प्रकाश में क्या है नमक और जल जो है जल की वाष्प बन जाएगी और नमक वहां उस क्यारियों में क्या है इकट्ठा रह जाएगा। तो इसका वाष्पीकृत करके जल को अलग करते हैं, किससे, नमक से। तो कौन सी विधि काम में लेते हैं, छानना, निथारना, वाष्पीकरण के द्वारा या ऊर्ध्वपातन के द्वारा। तो कौन सा लेंगे, वाष्पीकरण के द्वारा किसको हम इसको अलग करते हैं, किसको, नमक को जल से। तो समुद्री जल से नमक अलग करना हो या झीलों से नमक अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, वाष्पीकरण वाली विधि काम में ली जाती है। फिर देखो अगला, अगले में क्या है, आयोडीन में फिर खालिस्तान का गुण होता है। आयोडीन में कौन सा गुण होता है, अभी बताया था मैंने, कौन सा, ऊर्ध्वपातन का गुण। कौन सा होता है, आयोडीन में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। इसलिए आयोडीन गर्म करेंगे तुरंत क्या है वाष्पित हो जाएगा, गैस बन जाएगा, ठंडा करेंगे गैस से सीधा ही ठोस बन जाएगा। तो इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण आयोडीन में पाया जाता है। फिर क्या है, लोह युक्त मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने में काम में ली जाने वाली विधि कौन सी है। तो यानी जिन मिश्रण में यानी लोह युक्त पदार्थ हो, लोहा हो, और उसको अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, लोहे को अलग करने के लिए चुंबक काम में लेंगे, चुंबक से। इसका मतलब चुंबकीय पृथक्करण विधि काम में लेंगे। तो कौन से लेंगे, निष्पावन, वाष्पीकरण, चुंबकीय पृथक्करण विधि और आसवन। तो कौन सी लेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का यूज करते हैं किसके लिए, लोह युक्त पदार्थों को मिश्रण से अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि काम में ली जाती है। अगला देखें, अगले में क्या है, गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तन परिवर्तित हुए बिना सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है। अब देखो कोई गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तन ना हो, सीधे क्या बना दे, ठोस, और ठोस को गर्म करे सीधे क्या बन जाए, गैस बन जाए, द्रव अवस्था नहीं आई। तो जिसमें द्रव अवस्था नहीं आई तो वो विधि कौन सी होती है, ऊर्ध्वपातन वाली विधि होती है। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन विधि होती है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, ऊर्ध्वपातन वाला। इसके बाद देखो 12वां, फूलों से सुगंधित तेल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
तो फूलों से सुगंधित तेलों को अलग करने के लिए तो याद रखना कौन सा, भाप या आसवन, कौन सा लेते हैं, भाप या आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। तो किसका, भाप या आसवन विधि का यूज करते हैं, ऊर्ध्वपातन का नहीं, वाष्पीकरण का नहीं, आसवन का नहीं। आसवन में कौन सा प्रकार है, भाप या आसवन की सहायता से क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं। फूलों से सुगंधित तेलों को पृथक करने के लिए भाप या आसवन को काम में लिया जाता है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, वायु एक है, वायु क्या है, तो वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। और कौन सा मिश्रण है ये, समांगी या विषमांगी, ये समांगी मिश्रण है। क्या है, वायु क्या है, गैसों का समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है वायु गैसों का। तो क्या है ये, समांगी मिश्रण है। क्या है, वायु गैसों का एक समांगी मिश्रण है। फिर देखो अगला, अगला क्या है, निम्नलिखित में से तत्व नहीं है, इसमें से तत्व कौन सा नहीं है। अब मरकरी एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कांसा, कांसा क्या है, तत्व नहीं है। इसका मतलब कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है। क्या है, ये मिश्र धातु है। और किसकी मिश्र धातु है कांसा, ये है कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। किसकी है, कॉपर और टिन की मिश्र धातु क्या है, कांसा है। तो निम्न में तत्व नहीं, कौन सा नहीं है, कांसा एक एलिमेंट नहीं है, ये एक मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। और क्या बोलते हैं इसको, मिश्र धातु, कॉपर और टिन की एक मिश्र धातु है। अगला देखो, मेथेनॉल व प्रोपेनॉल के क्वथनांक क्रमशः, इनके क्वथनांक क्रमशः 338 केल्विन और 330 केल्विन है। तो इसके मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक करते हैं। तो मेथेनॉल और प्रोपेनॉल है, इनके क्वथनांक दे रखे हैं। तो इन क्वथनांक बिल्कुल क्या पास पास है, 8 केल्विन का अंतर है। और जिन पदार्थों के क्वथनांक में क्या हो, 25 केल्विन से कम का अंतर हो, उनको अलग करने के लिए आसवन के अंदर कौन सी विधि काम में लेते हैं, प्रभाजी आसवन काम में लिया जाता है। 2 पॉइंट याद कर लो, एल्कोहल का पृथक्करण अलग अलग करना हो और एक पेट्रोलियम पदार्थों को अलग अलग करना हो, इनके लिए हमेशा प्रभाजी आसवन काम में लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसके लिए प्रभाजी आसवन काम में लेते हैं। कौन सा, प्रभाजी आसवन। एक क्या लिखा है, भाप आसवन, क्रिस्टलन, साधारण आसवन। कौन सा, प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं इन एल्कोहलों को अलग अलग करने के लिए। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, एक अशुद्ध कार्बनिक द्रव्य का क्वथनांक, क्वथनांक उसी शुद्ध कार्बनिक, उसी शुद्ध कार्बनिक, शुद्ध कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक से, शुद्ध कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक से। अब अशुद्ध कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक शुद्ध कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक या कम। अब देखो आपको बताइए, अगर किसी जल में, अगर जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर जल में आप कोई अन्य नमक या चीनी मिला दोगे तो जल का क्वथनांक क्या बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर अशुद्ध होगा ना, उसके अंदर कोई विलेय पदार्थ मिला रहेगा, और विलेय पदार्थ मिलाने से क्वथनांक के मान में वृद्धि हो जाती है। तो जल का 100 से क्या हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए शुद्ध कार्बनिक पदार्थ की तुलना में अशुद्ध का क्वथनांक जो है वो क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। तो क्या होगा, अधिक होता है। क्या लिखोगे, अधिक होता है। तो अशुद्ध का क्वथनांक शुद्ध से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। तो अशुद्ध कार्बनिक द्रव्य का क्वथनांक क्या, शुद्ध कार्बनिक द्रव्य से क्या होता है, अधिक होता है, ध्यान रखना है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, ग्रीसलोर का अपने क्वथनांक पर अपघटन हो जाता है। इसका शुद्धिकरण किस विधि से करेंगे। तो यहाँ एक पॉइंट याद ही कर लो, अगर कोई पदार्थ उसको अलग करना है, लेकिन आप कह रहे हो कि अगर उसको क्वथनांक ताप पे गर्म करके उसकी वाष्प बनाओगे तो ये क्वथनांक ताप पर टूट जाता है, तो क्या करें। तो क्या करेंगे, अगर क्वथनांक पे टूट जाए तो उसको क्वथनांक से कम ताप पे गर्म करके वाष्प बनानी पड़ेगी, और क्वथनांक से कम ताप पे गर्म करके वाष्प बनाए तो क्वथनांक का मान घटाना पड़ेगा। और क्वथनांक का मान घटाना हो तब उस अवस्था में कौन सी विधि काम में लेते हैं, कम दाब पर आसवन विधि काम में ली जाती है। तो कौन सा, कम दाब पर आसवन विधि काम में ली जाती है। ये प्रभाजी आसवन, साधारण आसवन, भाप आसवन, कौन सी, कम दाब पर आसवन विधि क्या काम में ली जाती है इस कार्य के लिए। फिर देखो अगला, अगले में क्या है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित, प्रदर्शित नहीं करने वाला पदार्थ है। टिंडल प्रभाव कौन नहीं दर्शाता। अब देखो टिंडल प्रभाव है क्या, ये देखना है। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि कई बार देखते हो ना आप, जैसे कमरा बंद है, खिड़की में से अगर कोई लाइट की रोशनी अंदर आ रही है
तो उस लाइट के या रोशनी के अंदर क्या आपको धूल के कण जो चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट साइंटिस्ट के नाम से। और ऐसे ही अगर कोलाइडी विलियन हो ना, तो कोलाइडी विलियन में अगर आप लाइट डालोगे तो उस कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण आपको चमकते हुए दिखाई देंगे, उसको बोलते हैं कोलाइडी विलियन का टिंडल प्रभाव। तो कोलाइडी विलियन दर्शाती है कौन? टिंडल प्रभाव। कौन? वास्तविक विलियन, निलंबन विलियन, कोलाइडी विलियन। कौन सा दर्शाएगा? कोलाइडी विलियन क्या करता है? टिंडल प्रभाव दर्शाता है कोलाइडी विलियन। ध्यान रखना, कोलाइडी विलियन की मुख्य प्रॉपर्टी या गुण है ये टिंडल प्रभाव। फिर देखो पनीर एक है। पनीर क्या होता है? दूध, छाछ, पनीर, जल में तेल, तेल में जल, ये सारे क्या होते हैं? पायस। क्या होते हैं? सारे ये इमल्सन होते हैं, पायस। तो ये क्या है? एक इमल्सन या पायस का उदाहरण है। किसका है ये इमल्सन या पायस का उदाहरण है पनीर एक। इसके बाद देखो अगला प्रश्न। अगले में क्या है? दो द्रवों को मिलाने से प्राप्त कोलाइड या दो द्रवों को मिलाने से प्राप्त होने वाला कोलाइड। अब याद रखना है कोलाइडी विलियन में अगर प्रक्षेपण माध्यम जिसमें घोल रहे हैं वो भी द्रव हो और परीक्षित प्रावस्था जो घुल रही हो, तो कोलाइडी विलियन की दो प्रावस्थाएं होती है, परीक्षित प्रावस्था और एक प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षेपण माध्यम एक विलायक की तरह काम करता है और परीक्षित प्रावस्था विलय के रूप में काम करती है। तो अगर याद रखना एक पॉइंट, द्रव में द्रव का कोलाइडी विलियन क्या कहलाता है? हमेशा क्या कहलाता है? पायस या इमल्सन कहलाता है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है कि दो द्रवों को मिलाने पर प्राप्त होने वाला कोलाइडी विलियन, जैसे जल में तेल मिला दें या तेल में जल मिला दें, क्या मिलता है? हमेशा इमल्सन बनता है। तो क्या बनता है? इमल्सन प्राप्त होता है। क्या होता है? इमल्सन प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न 21 नंबर कि ठोस का ठोस में प्रक्षेपण है। अब इसमें कौन सा उदाहरण है जो ठोस का ठोस में क्या है? प्रक्षेपण है। फोम, फोम नहीं है। फोम क्या? ठोस में गैस का प्रक्षेपण है। सोल, सोल हमेशा किसको बोलते हैं? द्रव में ठोस मिलाएं तब उसको बोलते हैं सोल। जैसे जल में क्या करें? सोने के पार्टिकल मिला दें चांदी के, तो स्वर्ण सोल, रजत सोल ऐसे बोलते हो, तो वो क्या? द्रव में ठोस का कहलाता है, कोलाइडी विलियन सोल कहलाता है। और ठोस सोल, ठोस सोल का मतलब ठोस के अंदर क्या मिलाएं? ठोस मिलाएं। कि जैसे अगर मान लो आपके पास कोई प्रक्षेपण माध्यम ठोस है और उसके अंदर आप परीक्षित प्रावस्था भी क्या मिला रहे हो? ठोस मिला रहे हो, तो क्या कहलाएगा वो? उसको ठोस सोल बोलेंगे, यानी सॉलिड सोल। तो ये क्या है? ठोस सोल कहलाता है। अगला देखें, अगले में क्या है? कोलाइड का उदाहरण कौन सा? इसमें कोलाइड कौन सा है? दूध, दूध एक कोलाइड है। स्याही, स्याही भी क्या एक कोलाइडी विलियन है। रक्त, रक्त भी क्या एक कोलाइडी विलियन है। इसका मतलब सारे क्या? ये सारे कोलाइड है। तो दूध भी कोलाइड है, स्याही भी क्या है? कोलाइड है, और रक्त भी क्या एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइड है। तो सारे क्या? ये कोलाइडी विलियन के एग्जाम्पल हैं। अगला देखो, द्रवों को या द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए, अलग करने की तकनीक। द्रव है, दो द्रव हैं, उनको अलग करना हो, अलग अलग करना हो, तो याद रखना दो द्रव मिले उनको अलग अलग करने के लिए हमेशा कौन सी विधि काम में लेते हैं? आसवन काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? डिस्टिलेशन, यानी आसवन विधि काम में ली जाती है। और ध्यान रखना आसवन के अंदर कौन सी दे रखी है? प्रभाजी आसवन, छानना, वाष्पन और ऊर्ध्वपातन। कौन सी काम में लोगे? प्रभाजी आसवन को काम में लेते। जैसे एल्कोहल, दो एल्कोहल मिले उनको अलग करना हो, प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम पदार्थ है, द्रव है, उनको अलग करना हो, प्रभाजी आसवन काम में लेते हैं। तो आसवन विधि काम में ली जाती है। इसके बाद देखो अगला, पेट्रोलियम से विभिन्न पदार्थ किस विधि से पृथक किए जाते हैं? और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, पेट्रोलियम पदार्थों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? प्रभाजी आसवन विधि काम में ली जाती है। ध्यान रखना कौन सी? प्रभाजी आसवन विधि काम में ली जाती है। और साधारण आसवन नहीं, आसवन नहीं, भंजक आसवन नहीं, कौन सी है? प्रभाजी आसवन काम में लेते हैं पेट्रोलियम पदार्थों को अलग करने के लिए, और एल्कोहल अलग करने के लिए भी प्रभाजी आसवन का यूज किया जाता है। और जिनमें दो द्रव्य उनके क्वथनांक अंतर 25 केल्विन से कम हो उनके लिए भी क्या प्रभाजी आसवन काम में लिया जाता है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक या यौगिकों का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? अब दे रखे हैं इनमें किस किस का हम ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो आयोडीन लिख रखा है, NH4Cl
अमोनियम क्लोराइड लिख सकता है, और इसके अलावा जैसे ये कोर्क है ना, कोर्क है तो छोड़ दो इसको। एक है ये नेफ्थलीन, नेफ्थलीन को किसको, आयोडीन को भी कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड को भी कर सकते हैं, नेफ्थलीन को कर सकते हैं। 1 2 4। और अगर यहाँ और कोई होता इसकी जगह जिसमें ऊर्ध्वपातन वाला गुण पाया जाए, बेंजोइक लिख दे, यहाँ लिख दे बेंजोइक अम्ल, मान लो बेंजोइक अम्ल इस तरह से, या ठोस CO2 लिख दें, ठोस CO2, तब कौन से आ जाएंगे, चारों आ जाएंगे। तो आपको एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन से, उसके उदाहरण आपको आने चाहिए। फिर देखो अगला छठा, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। मिश्र धातु क्या है, कोलाइडी विलियन है क्या, कोलाइडी विलियन नहीं है। पाइस है क्या, नहीं है। ठोस विलियन है। विविध प्रकार का मिश्रण नहीं। तो क्या है, मिश्र धातु क्या है, किसका उदाहरण है, समांगी विलयन का। और समांगी कौन से है, ठोस का, ठोस में ठोस का समांगी विलयन है, क्योंकि दो धातु मिलती है दोनों ठोस होती है, तो ये किसका है, ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। कौन, मिश्र धातु में ठोस विलयन या ठोस मिश्रण का उदाहरण है। इसके बाद देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, इनमें से विषमांगी मिश्रण कौन सा है। विषमांगी, एक पित्तल, पित्तल में क्या है, कॉपर और जिंक, ये समांगी है। क्या है ये समांगी है। पानी में चीनी, ये भी क्या है, समांगी है, ये भी समांगी मिश्रण है। और वायु, वायु वायु भी क्या है, समांगी मिश्रण है। और दूध, दूध क्या है, विषमांगी, ये कोलाइडी विलिन, तो ये दूध क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। तो आपसे क्या पूछा है, विषमांगी कौन सा है, तो समांगी पित्तल समांगी, पानी में चीनी, पानी में नमक, वायु का मिश्रण, ये सारे क्या होते हैं, समांगी होते हैं। बाकी दूध है, कोलाइडी विलियन है। कोलाइड क्या होता है, हमेशा कई बार एग्जाम पूछा गया है कि कोलाइड की प्रकृति होती है, तो कोलाइड की प्रकृति क्या होती है, हमेशा विषमांगी होती है। कोलाइड क्या होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं। फिर देखो अगला, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, शक्कर का घोल है ना, उसमें शक्कर क्या है, विलायक है क्या, विलय है क्या, कोलाइड है क्या, या सस्पेंशन है क्या। तो शक्कर के घोल में, यानी शक्कर का विलयन है, उसके अंदर शक्कर डालते हैं, मिलाते हैं, पानी में चीनी मिला दी, उसका घोल हो गया। तो यहाँ पर चीनी या शक्कर क्या है, एक विलय पदार्थ है, और पानी जिसमें घोला वो क्या होता है, विलायक। तो यहाँ पर शक्कर क्या होती है, एक विलय पदार्थ होती है। क्या होती है, शक्कर है, विलय है, यानी सोल्यूट, ये विलय है, सोल्यूट है। क्या ये सोल्यूट यानी विलय कहलाती है। ठीक है। फिर देखो अगला, अगले में क्या है, मिश्रण प्रकृति में खालिस्तान हो सकता है। अब मिश्रण कैसा हो सकता है, मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है, समांगी विषमांगी दोनों। तो क्या होगा, समांगी विषमांगी दोनों होते हैं। और एक शुद्ध पदार्थ शुद्ध नहीं होता, तो कौन सा होता है, समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं। फिर देखो अगला, अगले में क्या है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और याद रख लो एक पॉइंट ये कि समुद्री जल है ना, इसमें लिखा प्रासरण, विपरीत प्रासरण, साइटोलिसिस और टर्गर दाब। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या कि समुद्री जल जो है ना, समुद्री जल, उस समुद्री जल को पीने लायक बनाने के लिए इसका शुद्धिकरण करना हो, यानी मृदु जल में चेंज करना हो, तब क्या है, प्रासरण के विपरीत प्रक्रिया यानी विपरीत प्रासरण का यूज करते हैं। विपरीत प्रासरण, या पेपर में इसका ये नाम आ जाए, प्रतिलोम प्रासरण, प्रतिलोम प्रासरण नाम आ जाए, या प्रतिप्रासरण नाम आ जाए, ये सारे एक ही नाम है, यानी रिवर्स ओस्मोसिस। क्या है ये, रिवर्स ओस्मोसिस। तो रिवर्स ओस्मोसिस का यूज करते हैं समुद्री जल के शुद्धिकरण में। तो यहाँ जल शोधन की प्रक्रिया कौन सी होती है, जल को शुद्ध करने के लिए विपरीत परासरण यानी प्रतिलोम परासरण या प्रतिपरासरण का यूज किया जाता है जल शोधन क्रिया में। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे किसके, मिश्रण वाले टॉपिक के। मिश्रण वाले टॉपिक के ये 30 क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये थोड़े से आपको देखने हैं, और ये प्रश्न करोगे तो आपके जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक का आपका एक बार क्या है, रिवीजन भी हो जाएगा।
ठीक है, मिश्रण के बाद फिर आगे अगला टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।